Today's my topic is production and utility analysis. Actually, this module comes under the subject of economics, basically, right? Before I start that chapter, I am going to tell you about what is exactly the production. By definition of the production, that means basically the production which transforms the input to output, basically. Right. Now, what are the inputs and what are the outputs? Transformation of input or the resources through which it is converted into a finished part, that is known as a output. For any company, for any organization, the output is the last, or you can say that is the finished part of the any unit through which the firm or an organization or any industry factories get return by selling that output in form of goods or services. Right? It means the transformation of the input into the output is known as a production. Now just come to know about what is exactly the input. Inputs are the resources which is used in a production in a form of a goods and a services. Basically, you can understand input as a raw material. क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं जो हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं टू कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू आउटपुट और अ फिनिश्ड गुड्स, राइट? जो ब्रॉडर कैटेगरी है, इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. वन इज लेबर, अनदर इज अ कैपिटल एंड लैंड और अ नेचुरल रिसोर्सेज. They can be either a fixed type or a variable type. Fixed input वो होता है that cannot be readily changed during the time period under consideration except perhaps at a very great expenses. फिक्स इनपुट वो होता है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक फिक्स रहता है, जिसको हम बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फिक्स इनपुट. फॉर एग्जांपल एनी फैक्ट्री, एनी फर्म, प्लांट, ये सारी चीजें आपकी फिक्स इनपुट होती हैं. वेरिएबल इनपुट्स वो होते हैं जिनको टाइम के साथ हम थोड़ा सा आराम से या थोड़े से कम टाइम में हम उसको चेंज कर सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल इनपुट्स. फॉर एग्जाम्पल अनस्किल्ड लेबर, रॉ मटेरियल्स जितने हैं वो सारे कंसीडर किए जाते हैं वेरिएबल इनपुट में. और द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एटलीस्ट वन इनपुट इज अ फिक्स इज कॉल्ड सॉर्टर. And while the time period when all inputs are variable is called the long term. अगर हमने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक इनपुट को फिक्स करा और उसके अलावा चेंजेस किए तो वो शॉर्ट रन के लिए होता है. और लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या करते हैं, जो ऑल इनपुट्स होते हैं, जो वेरियस इनपुट्स होते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं. एंड वी जस्ट वांट टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ इनपुट एंड अ आउटपुट, right? So this is what the terminologies which is used in a production uh, uh, and utility analysis. Right now, just come to know about what is the बेसिकली द प्रोडक्शन फंक्शन. और हमें फंक्शन बेसिकली क्या कहते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में हम क्या डिफरेंस देखते हैं. अगर हम बात करें वेरिएबल इनपुट्स की, जो हम बात कर रहे थे, वेरिएबल इनपुट्स की में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़े बहुत स्किल्ड लेबर्स और आपके मटेरियल्स में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो शॉर्ट रन में है. लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, जब हम बहुत ग्रेट कुछ बड़े ह्यूज तरीके से क्वांटिटेटिव में चेंज करते हैं इनपुट्स में, तो वो हम लॉन्ग रन में करते हैं. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी जिससे हम इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिटीज को या आउटपुट में हम चेंजेस लाते हैं, ये सब लॉन्ग रन में होता है. नाउ व्हाट इज बेसिकली द फंक्शन. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को समझने के लिए आप
ये समझिए कि पहले फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। फंक्शन क्या होता है? द टास्क ऑफ प्रोडक्शन यूनिट is to organize a production process, or you can say a process of combine the different factors in some proportion so that those inputs can be efficiently transformed into products or a output. वो प्रोसीजर, वो प्रोडक्शन प्रोसीजर जिसके थ्रू आप वेरियस कॉम्बिनेशन इनपुट का लेके उसे ट्रांसफॉर्म करते हो इन अ फिनिश गुड, इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, राइट। अब इनपुट्स क्या होंगे और आउटपुट्स क्या होंगे, पहले भी मैंने डिफाइन किया कि इनपुट्स क्या है? बेसिकली जो रिसोर्सेज है, अनस्किल्ड लेबर है, कुछ फिक्स इनपुट्स भी होते हैं, फर्म्स वगैरह, प्लांट्स, फैक्ट्रीज, ये सारे होते हैं। और आउटपुट में जो प्रोसेस होता है, जो क्वांटिटी गुड्स सर्विसेज आपको जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम आउटपुट्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज अ प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। अब प्रोडक्शन फंक्शन का हम प्रोडक्टिविटी कैसे बनाएंगे? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड के। हियर क्यू इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन फंक्शन और एल एंड के इज व्हाट द इनपुट मटेरियल और क्यू क्वांटिटी डिमांडेड, और यू कैन से इट अ आउटपुट और अ फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट और इनपुट रिसोर्सेज में जो रिलेशनशिप है उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। एल रिप्रेजेंटेड हियर लेबर, N represented labor and L represented land, N represented labor, and K represented here a capital. The ratio of the factor combination depends on the form of estimated production function. Right? The existence of such a function implies that the firm has undertaken on a set of optimally calculation whereby they have examined the many alternative way in which the input like land, labor and capital can be combined to produce an output in different technological process available for use in the productive process, and that is it is on the basis of these calculations. राइट। अगर हमें क्वांटिटेटिव डिमांड डेट को बढ़ाना है तो वी हैव टू अश्योर इटसेल्फ कि हमें इनपुट में भी चेंजेस करना पड़ेगा बाय डेवलपिंग सम ऑफ द प्रोसेस ऑन दैट। हम इनपुट में जितना इफेक्टिवली वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड या प्रोडक्ट हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो भी उतना ही क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी वाइज सही होगा, right? So mathematically it is represented by Q is equals to function of a various input. अब वो वेरियस इनपुट कुछ भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन कि आप क्या वेरियस इनपुट ले रहे हो, लेबर, कैपिटल, लैंड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है प्रोडक्शन फंक्शन का वो दो है। पहला तो ये कि labor and capital are both inevitable inputs to produce any quantifier of goods, and labor capital are a substitute to each other in production. Fine. Now, the next part on this is जो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन इफ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू ओनली वन वेरिएबल इनपुट and it is only possible in the situation of a short run. Fine, because we can change only one variable input in a short run period, and when we are going to change various input, that is considered under the long run analysis. Now, production function in a short run analysis is known as a law of variable proportion, and it is also known as a diminishing marginal return. अब जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो हम शॉर्ट रन में एनालिसिस में लेते हैं उसमें हम चेंजेस क्या करेंगे? शॉर्ट रन मीन्स जिसका टाइम ड्यूरेशन कम है, टाइम ड्यूरेशन कम है, इसको आप ले सकते हो, आप समझ सकते हो विद इन ईयर, एक साल के अंदर हम प्रोडक्शन फंक्शन में चेंजेस लाने चाहते हैं बाय चेंजिंग व्हाट? बाय चेंजिंग नॉट इन अ फिक्स इनपुट, क्योंकि हम फिक्स इनपुट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन।
हम चेंजेस कहाँ कर सकते हैं? रॉ मटेरियल में चेंजेस कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं लेबर में, कैपिटल में। कैपिटल को भी कंसीडर किया जाता है फॉर अ लॉन्ग रन, right? If all inputs of a firm are fixed and only the amount of a labor services vary, then any decrease or an increase in output is considered with the help of a changes in amount of a labor services used. And it is defined as a production function in a short run, and it is also known as a law of variable proportion. Right? अब जो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, हम इसकी इल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द टेबल, राइट? लॉ ऑफ वेरिएशन प्रोपोर्शन में आप जो देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर यूनिट जो दिया गया है वो आपको 1 to 10 दिया गया है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट आउटपुट, total physical product, which is defined in a second column. Average physical product, how you can calculate average physical product? You can divide that number of column 2 by 1. Number of output here is 1 2 3 4, and number of physical output जो आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, that is given in a second column, और जो इनपुट है वो आपको फर्स्ट कॉलम में दिया गया है। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? जब आप टोटल प्रोडक्टिविटी को नंबर ऑफ इनपुट से डिवाइड कर देंगे या नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड से आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपका एवरेज निकल जाएगा। एंड हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? चेंज इन अ सिंगल नंबर ऑफ यूनिट, राइट? नाउ हियर वन ऑफ द टेबल इज गिवन व्हेन द नंबर ऑफ लेबर, इनपुट कितना है 1, तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है 100, फाइन, 100 नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब बात करें जब टू नंबर ऑफ लेबर्स है आपके पास, तो आपका कितना टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 210, राइट? 3 पे आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी 330, 4 पे 430, इसी तरीके से ये इंक्रीज होते जा रहा है, राइट? इंक्रीज होने का जो रेशियो है दैट इज नॉट as much as changes in a first 2 or a 3 quantity number, right? जब आप इनपुट 1 2 3 ले रहे हैं तो जो रेशियो प्रपोर्शन है चेंज होने का टोटल प्रोडक्टिविटी का वो ज्यादा है, और इन लास्ट अगर हम बात करें तो वो धीरे 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 प्रोडक्टिविटी बढ़ तो रही है लेकिन नॉट इन अ सेम रेशियो जो वो फर्स्ट 1 2 3 इनपुट पे आपको टोटल प्रोडक्टिविटी मिल रही थी, राइट? दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी मैंने बताया कि आप जब नंबर ऑफ कॉलम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आपको यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्टिविटी? 100 डिवाइडेड बाय 1 इज 100, 210 डिवाइडेड बाय 2 इज 105, 330 डिवाइडेड बाय 3 it means 110, 430 divided by 4 that comes 107.5, and so on. Right. Now, how to calculate the marginal productivity? To calculate that marginal productivity, you have to just know about the difference of the quantity changed by 1 unit and changes in a total productivity, right? When there is a zero number of input here, there is no productivity as such. And when the number of unit used as a 1 labor, here 1, the total productivity is 100. It means the changes from 0 to 1 is a 100 total number, that the marginal productivity is 100. The difference between 210 to 100 is 110, 330 to 210 that is 120, and so on. आपने इसमें माइनस किया, माइनस करने के बाद आपको ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की रिजल्टेंट मिला। नाउ अब आप इसको देखिए, अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल प्रोडक्टिविटी का ग्राफ देखेंगे तो आपका टोटल क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल प्रोडक्टिविटी का जो ग्राफ चलेगा वो आपका बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, राइट? अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं हियर और अगर आप टोटल प्रोडक्टिविटी ऐसे दिखाते हैं तो ये आपका इस रेशियो में बढ़ता हुआ जाएगा, राइट? ये है आपका टोटल प्रोडक्टिविटी और नंबर ऑफ लेबर इनपुट का। अगर बात करें
एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी की। तो आप देखिए, अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड और एवरेज प्रोडक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट इज डिफाइंड एज अ कि आप 100, then 105, then 110, then 107, 104, 100, 95, 90, 83 and 76. It is not as a increasing in order. ये एक लेवल तक बढ़ता है and after that it will reduce, right? Similarly, marginal productivity started as average productivity started at the same point, fine. But there is a difference between a marginal productivity, शुरू में वो average productivity से ज्यादा होता है, लेकिन इन अ लास्ट जब वेरिएबल इनपुट बढ़ते जाते हैं आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, राइट? दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। व्हाट इज माय पॉइंट? इट मींस एक लेवल के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ते बढ़ते बढ़ती तो है, लेकिन नॉट एज सच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो बढ़ती तो है लेकिन वो कम रेट से बढ़ती है, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न, right? You can understand it with the help of this diagram. Here, total productivity is defined as quantity demanded. ये बढ़ रही है in stage 1, ये मैक्सिमम इसकी प्रोडक्टिविटी हो रही है। आफ्टर दैट ये बढ़ तो रही है, आफ्टर दैट ये बढ़ रही है, लेकिन नॉट इन फर्स्ट स्टेज रेशियो, एंड इन अ लास्ट स्टेज रेशियो ये बढ़ते 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 क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब रिटर्न हमें, प्रोडक्टिविटी हमें, कितना भी हम इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएबल्स हम एडिशन ऑन करते जा रहे हैं, फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। एट द सेम लेवल, at the same level, the average productivity and marginal productivity क्या है? आपकी यहाँ पे सेम है, और आप देख रहे हैं कि एक लेवल के बाद जब आपका प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट वन है, आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, और उस समय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो पे आके रुक गई। दिस इज व्हाट कि व्हेन यू आर एडिंग मोर एंड मोर इनपुट वेरिएबल, एक समय ऐसा आता है जब आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, एवरेज प्रोडक्टिविटी विल गेटिंग डाउनवर्ड साइड, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एट दैट टाइम वो जो होती है जीरो हो जाती है। ये दैट इज द सिचुएशन स्टेज, क्योंकि उसके बाद अगर आप एक वेरिएबल भी इनपुट में चेंजेस करते हो, आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्टिविटी उसके बाद मैक्सिमम नहीं मिलेगी, फाइन। तो दिस इज वन ऑफ द स्टेज थ्रू विच यू कैन गेट नॉट मैक्सिमम रिटर्न। और आप इनपुट वेरिएबल में कोई चेंजेस करते हैं, अगर और भी कोई चेंजेस करते हैं, तो आपका इफेक्ट नहीं आएगा प्रोडक्टिविटी पे। आपको आउटपुट जितना मिलना था, जितने चेंजेस इनपुट करने के बाद आपको मिलना था, आपको प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट मिल गई, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल proportion as well as law of marginal return। ये बेसिक आपको एक कंसेप्ट दिया गया है अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कैसे हम इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, और साथ में आपको ये बताया गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और साथ में लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न, राइट? इसके बाद इसका एक क्लासिफिकेशन है कि लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न को 3 ब्रॉडर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से आपको पैटर्न है थ्रू विच यू कैन क्लासिफाई और गेट द नॉलेज अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट, about the production function, right? Thank you so much for watching my